क्या आपके पास भी इस समय पे अच्छा खासा अमाउंट रखा हुआ है और आप उसे मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि भाई मार्केट का जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे निवेश करना चाहिए, क्या एक ही मर्तबा में निवेश करना चाहिए या मल्टीपल टाइम्स में निवेश करना चाहिए, फंड सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, फंड के अंदर किन-किन बातों का ख़्याल रखा जाना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों को लेकर अगर आप कन्फ्यूज़ हैं, तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल राइट वीडियो के ऊपर हैं, क्योंकि इसी तरह के एक सवाल को हम कवर करने वाले हैं जो कि सुनील कुमार जी की तरफ से पूछा गया है। तो ये वीडियो मुझे लगता है कि भाई सिर्फ सुनील कुमार जी की तरफ से के लिए नहीं, बल्कि ऑल व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ख़ास तौर से ऐसे व्यूअर्स के लिए जो जिनके पास अभी पैसे हैं और वो निवेश करना चाहते हैं मार्केट के अंदर और वो कन्फ्यूज़ है इन्हीं बातों को लेकर जिनके बारे में मैं ऑलरेडी ज़िक्र कर चुका हूँ। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर आपको पता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जिन चीज़ों को के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, जो आप देखना चाहते हैं, और हम आपके लिए उसी तरह के कंटेंट और वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, सबसे पहले मैं सवाल आपको बता देता हूँ। सुनील कुमार जी का जो सवाल है, इनका कहना है कि सर मेरे पास 7 लाख रुपये हैं। कितने? 7 लाख रुपये हैं, जिसे मैं मार्केट के अंदर निवेश करना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, लेकिन उन तमाम तर पोर्टफोलियो को मैंने ख़त्म कर दिया है। नए सिरे से एक नई पोर्टफोलियो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मार्केट का सिचुएशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो मुझे कितना निवेश कहाँ पर करना चाहिए, किस तरह के फंड लेने चाहिए, ये इनका सवाल है। अब अगर इसका जवाब हम देखें तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि मार्केट में तमाम तर पैसे जो 7 लाख रुपए वो एक ही मर्तबे में डाल देना चाहिए या उसको निवेश करने का क्या तरीका है। तो मैं ये कहूँगा और मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई यहाँ पर तमाम तर पैसे को जो टोटल 7 लाख रुपये को मार्केट के एक लेवल पे निवेश करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है हम थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और अपने पैसे बाकी जो है वो घर में रखे रहें, तो ये भी एक बेस्ट और मुनासिब तरीका नहीं है, ठीक है ना। मुनासिब तरीका क्या है, आप उसे सबसे पहले किसी डेट फंड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना, या आर्बिट्राज फंड के अंदर डाल सकते हैं और वहां से आप क्या करें, एसटीपी करें, यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने आपको लग सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो ऐसे भी ये मानकर चलता हूँ कि आने वाला जो 1 साल है उसमें भी मार्केट का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान इस बात के ऊपर देना है कि आप अपने पैसे को एक ही बार में मार्केट के अंदर ना डालें और ना आप अपने पैसे को घर में रखकर थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं, बल्कि आप डेट फंड या आर्बिट्राज फंड वगैरह में डाल दें। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके रिटर्न्स भी बनेंगे और एसटीपी के जरिए यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आपके पैसे आपके पसंदीदा फंड में भी जाएंगे। एक फिक्स डेट होगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा, उस फिक्स डेट में फिक्स्ड अमाउंट कटेगा। 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हो सकता है, कुछ भी फिक्स हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी तारीख भी फिक्स हो सकती है। उस फिक्स तारीख में फिक्स अमाउंट जो आपने करके रखा होगा वो आपके पसंदीदा फंड में, पहले फंड से निकलकर दूसरे फंड में जो आपके पसंदीदा फंड है उसमें जाकर वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है जो कि बेटर तरीका हो सकता है फिलहाल के मार्केट सिचुएशन को देखते हुए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई एक बार में पैसे डालना है या मल्टीपल टाइम्स में पैसे को निवेश करना है, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई फंड का सिलेक्शन। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको सीधे तौर पर कहूँगा कि फंड आपको 4 से 5, 6 फंड लेने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा फंड कर लेते हैं तो वो सिर्फ आप पोर्टफोलियो को बिगाड़ रहे हैं, पोर्टफोलियो को खराब कर रहे हैं और पता नहीं इससे पहले वाला जो पोर्टफोलियो था वो आपने किस वजह से खत्म कर दिया, बिल्कुल पूरी के पूरी पोर्टफोलियो को आपने रिडीम कर दिया। तो ये इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा और हर इन्वेस्टर से मैं कहना चाहूँगा कि फंड बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 फंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा फंड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कि भाई एक्सपोजर करना कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना चाहिए, यानी एक्सपोजर से पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई आप निवेश कितने सालों के लिए कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आप निवेश कितने सालों के लिए करना चाह रहे हैं। अगर आपकी एज 30 के आसपास है या 30 प्लस भी है, 30-35 के बीच में है या उसके आसपास में है, और आप अगर 8 से 10 साल, और मैं यही मानकर चलता हूँ कि आप 8 से 10 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप एक्सपोजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एक्सपोजर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि भाई पूरा 50% आप स्मॉल कैप के अंदर डाल दीजिए, पूरा 50%, यानी 7 लाख का आधा जो भी होता है वो पूरा आप स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हो। 30% आप मिड कैप के अंदर डाल दीजिए और 20% उसमें आप फ्लेक्सी कैप रख लीजिए, मल्टी कैप रख लीजिए,
थोड़ा बहुत एक एक आप सेक्टरल फंड भी रख सकते हैं। मैं अब ये भी बताने वाला हूँ कि भाई सेक्टरल फंड अगर आपको लेना है, तो किस तरह के सेक्टर्स पे आपको फ़ोकस करना है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई 50% स्मॉल कैप, 30% आपको मिड कैप और 20% में आपको बँटवारा कर देना है, डिवाइड कर देना है कि भाई यहाँ पर जो है सेक्टरल फंड भी रहेंगे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप भी रहेंगे। इस तरह से आपके एलोकेशन हो जाएँगे। अच्छा, अब एक और भी ज़रूरी बात आती है, बहुत सारे लोग ये पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर फंड कौन-सा रहना चाहिए? स्मॉल कैप कैटेगरी में, मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में कौन-कौन से फंड रहना चाहिए? तो मैं आपको वो भी इशारा कर देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, आप निवेश से पहले एक मर्तबा अपनी डीप रिसर्च इन बातों पर ज़रूर कर लीजिएगा और इन फंड, इन स्कीम पर ज़रूर कर लीजिएगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी स्मॉल कैप ले सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप ले सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले सकते हैं। उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप फंड हो गया, कोटक हो गया, एडिलवाइसेस हो गया। ये जो मिड कैप है, इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। इसी तरह स्मॉल कैप जो मैंने बताया है 3-4, उनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फ्लेक्सी कैप की बात करूँ तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, श्रीराम फ्लेक्सी कैप है। श्रीराम जबकि उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको ले सकते हैं। एचडीएफसी का भी फ्लेक्सी कैप है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि एचडीएफसी का जो मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ, स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी और फ्लेक्सी कैप में भी, तो इसलिए कि भाई फंड बहुत अच्छे हैं। चाहे आप स्मॉल कैप का स्मॉल कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का, या मिड कैप कैटेगरी का मिड कैप देख लीजिए, या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप देख लीजिए। फंड बहुत अच्छे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्मॉल कैप लेते हैं तो आपको मिड कैप नहीं लेना है। अगर मिड कैप लेते हो तो स्मॉल कैप, और दूसरे जो हैं फ्लेक्सी कैप वगैरह वगैरह जो सेम एएमसी के हैं, सेम एएमसी के, यानी एक से ज़्यादा फंड नहीं लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको ऐसे भी 4-5 फंड ही लेना है, तो हम एक एएमसी के 2 फंड क्यों लें? अगरचे वो अलग-अलग कैटेगरी के, लेकिन फिर भी नहीं लेना है। तो ये तो मैंने डाइवर्सिफाइड फंड के बारे में आपको बता दिया है, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप वगैरह के बारे में बता दिया है। अब आती है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई हमें सेक्टरल फंड लेना है, हमें किस सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहिए इस समय के अंदर, तो मुझे लगता है कि 2026 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो हो सकता है सर, वो बहुत ही बेस्ट हो सकता है। आने वाला समय में देखिए अभी इसकी क्या स्थिति, ये इन चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो आने वाले फ्यूचर को लेकर आप देखें, और आने वाले फ्यूचर के एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो आने वाला समय में बेस्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डिजिटल इंडिया को मैं नहीं ले रहा था और इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब मैंने पढ़ा है तो मुझे कुछ ऐसी रीज़न नज़र आए जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि आने वाला समय में आप डिजिटल इंडिया जो सेक्टर है उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बेस्ट परफॉर्म देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पे रहा है, जो कि मैं शुरू से लेकर लगभग 2000 मतलब 24 वगैरह से लेकर अभी तक मैं बात कर रहा हूँ कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह जो है, ये सेक्टर के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। यानी आप सेक्टरल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इस तरह के सेक्टरल फंड में निवेश कर सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करता हो, या फिर डिजिटल इंडिया को फॉलो करता हो, या फिर क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को फॉलो करता हो। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि आप 2026 के अंदर अगर निवेश कर रहे हैं तो 2026 का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप ना देखें, आप आने वाले फ्यूचर के एंगल से देखें। आने वाले जो 3-4 साल 5 साल है उसके एंगल से अगर आप देखते हैं इस सेक्टर को, इंफ्रा सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी को, या फिर ग्रीन एनर्जी, उसके अलावा क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, तो यहाँ पर आपको पैसे बनेंगे भाई, ये आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न है, एक नहीं कई सारे रीज़न है। देखिए अब जो मैं कह रहा हूँ ये सुनने में तो आपको बहुत हल्का लगेगा, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप सेम कैटेगरी के 2 फंड ले रहे हैं, मैं तो ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ और नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अगर आप सेम कैटेगरी से 2 फंड ले रहे हैं, यानी 2 मिड कैप ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डीपली एनालाइज करना है कि भाई सेम कंपनी तो नहीं है दोनों के स्टॉक होल्डिंग में, ओवरलैपिंग तो नहीं है, ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। ऐसे मिड कैप में ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, और क्या कहते हैं कि लार्ज कैप में ओवरलैपिंग होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो ओवरलैपिंग नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद भी आपको इन बातों पर गौर ज़रूर करना है कि भाई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात किया है वीडियो के अंदर, मुझे लगता है कि इन तमाम तर पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट होकर तैयार हो जाता है। अब पोर्टफोलियो तैयार कर लेना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आपको एक काम है जो कि देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। वो काम क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने के बाद भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो हर रोज देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं आपको भूलना है और नहीं हर रोज देखने की जरूरत है। साल में कितनी बार
2 बार, साल में कम से कम 2 बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करना है। देखना है कि भाई कौन-सा फंड है जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और कौन-सा फंड है जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा परफ़ॉर्म अगर कोई फंड नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्टली हम जस्ट और इमीडिएटली निकाल नहीं देंगे, बल्कि हम गौर करेंगे कि भाई ये फंड कब से अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है और कितने दिनों से अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। अगर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है लंबे समय से तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? टेम्परेरी रीज़न है, और सबसे पहली बात कि टेम्परेरी रीज़न अगर होता तो वो ख़त्म हो चुका होता। आपको ये दिखता ही नहीं कि ये लंबे समय से अंडर परफ़ॉर्म है ना? तो अगर टेम्परेरी रीज़न नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला कुछ रीज़न है तो उस फंड को आपको रिप्लेस ज़रूर करना चाहिए। और अगर बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी चल रही तो अच्छी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको वहाँ पर रिटर्न्स बन रहे हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हमारा मेन मकसद तो रिटर्न्स ही बनाना है, म्यूचुअल फंड के अंदर हो या स्टॉक के अंदर या कहीं पर भी। तो फाइनली सुनील कुमार सर की तरफ से जो सवाल किया गया था उसके रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने बता दी है। कोशिश किया था कि सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कुछ भी सवाल है, वैल्यूएबल फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।